नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। प्राकृतिक वनस्पति का आज हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति भारत के बारे में। वर्षा पड़ चुकी, मानसून पड़ चुकी ना, उसमें कहाँ पे क्या वर्षा का पैटर्न है उसको हम समझ चुके। हमने देख लिया कि कहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है और उसी मृदा में और उसी जल के कारण, मृदा और जल के कारण ही वनस्पति का विकास होता है। तो उसी पैटर्न पे हम प्राकृतिक वनस्पतियों को देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, कितनी इनकी महत्ता है, ये आप समझ सकते हैं। अगर प्राकृतिक वनस्पतियां ना हो तो कितनी समस्याएं हो जाएंगी, ये कोई सामान्य सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत आसानी से बता सकता है। संसाधन के तौर पे तो वे काम करते ही हैं, बाकी हम सांस लेते हैं, सांस भी हमको इसी से मिलती है। आप कहेंगे नहीं, वो इमरती लकड़ियों वाले वन होते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। विकास के पथ पे जब इंसान आगे बढ़ता है तो वो खुद सोचता है कि हमने जो किया, जो आर्थिक विकास किया, जो हमने रात दिन एक करके पैसे इकट्ठे किए, उसके लिए कितना भी कुछ त्यागना पड़ा। प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट करना पड़ा, नेचर को समाप्त करना पड़ा, वो उसको समझ में नहीं आता है। उसको लगता है कि ये तो, इससे हमारा कोई अहित नहीं हो रहा है, ये हमारे व्यक्तिगत हित को साधने के लिए इसको काटना जरूरी था, तो हमारा कोई अहित नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि। लेकिन आपको मैं बात बताऊं कि हर व्यक्ति अगर ऐसा ही सोचने लगेगा तो एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और प्राकृतिक तौर पर जो पर्यावरण की खास करके हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। चलना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि चले चलिए कि चलना ही दलील एक आम रानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। लेकिन ये चलना कैसा, सब कुछ नष्ट करके चलना, ऐसा चलना नहीं। आप अपने लक्ष्य पे, आप अपनी सफलता के लिए, कामरानी का मतलब आपकी सफलता, उसके लिए चलिए, लेकिन दूसरों का अहित मत करिए, चाहे वो नेचर हो चाहे जो। पर्यावरण में जब हम पढ़ते हैं तो इन चीजों का महत्व अलग होता है। भूगोल में यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो भूगोल में जो मुख्य मकसद हमारा होगा वो मकसद है इसका वितरण पढ़ लेना। भूगोल में जो मुख्य मकसद है वो इसके बारे में बस जान लेना। अगर उसको आप समझ लेंगे, जान लेंगे, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसको जब हम देखेंगे तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आप इसका प्राकृतिक वनस्पतियों का एक पैटर्न समझ जाए कि भारत में ये कैसे विकसित हुई है, कैसे इसका पैटर्न क्या है, एक प्रारूप मिलता है, प्रतिरूप मिलता है, वो क्या है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी, लेकिन भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति होगी वो मुख्य तौर पर वर्षा का अनुसरण करते हुए आपको दिखेगी। वर्षा का अनुसरण ये करेगी। कहने का मतलब ये है, आप घर में भी पौधा लगाते हैं तो घर में भी लगने वाला पौधा जब आप पानी डालते हैं उसमें तो एक दो पौधे लगा दीजिए। ऐसे पौधे नहीं जिसमें पानी की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैंने तो नागफनी लगाई है, मैंने तो एलोवेरा लगाया है। तो एलोवेरा की और दूसरे पेड़ की तुलना आप करेंगे जिसको पानी चाहिए, तो ऐसा नहीं। एक तरीके के दो पौधे लगाइए, एक में पानी डालिए और एक में न डालिए, तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि कैसे उनका विकास होता है, पानी के साथ और पानी के बिना। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा है तो आप एक पैटर्न पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो भारत की प्राकृतिक वर्षा का, जो नेचुरल वर्षा है, उसका अनुसरण करती हैं। वर्षा, कृत्रिम वर्षा की बात यहां पर मत कीजिएगा कि फिल्म शूटिंग के दौरान जो वर्षा हो रही थी उनका अनुसरण करते हुए आपको ये मिलेंगे। तो भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम वर्षा के पैटर्न के आधार पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनका कुछ विभाजन हम करेंगे। जैसे उसमें एक आपको मिलेगी उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति जो भारत में पाई जाएगी। विश्व भूगोल में जो हमने पढ़ा था वैसे ही उष्णकटिबंधीय वनस्पति होगी, सदाहरित वनस्पति होगी, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। लेकिन यहां पर हमको पढ़ना यह है कि यहाँ पे वितरण क्या है और भारत में कौन कौन से वृक्ष मुख्य तौर पर उसमें पाए जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी भी आपको मिल जाएगी, मरुस्थलीय वनस्पति भी आपको मिल जाएगी, ज्वारीय वनस्पति मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति जो माउंटेन पे पाई जाएगी, आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति मिल जाएगी, यानी कि पहाड़ी में भी दो प्रकार हो जाएंगे। हिमालय क्षेत्र में जो वनस्पतियां मिलेंगी उसमें पूर्वी क्षेत्र की वनस्पति और पश्चिमी क्षेत्र की वनस्पति में काफी अंतर होगा। भारत में टुंड्रा किस्म की वनस्पति भी मिल जाएगी और भारत में बिल्कुल मरुस्थलीय किस्म की भी वनस्पति मिल जाएगी। एक तरफ गर्मी का क्षेत्र मिलेगा और एक तरफ ठंडी का क्षेत्र मिलेगा। तो इन सारी चीजों को आप जब रिलेट करेंगे, इन सारी चीजों को एक साथ देखेंगे, मैप पर भी देखेंगे, तो आपके दिमाग में वनस्पति का एक पूरा नक्शा, वनस्पति का एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं इसकी हम अगर चर्चा करें तो एक वनस्पति उसमें है उष्णकटिबंधीय प्रकार की वनस्पति। लेकिन उष्णकटिबंधीय में भी दो प्रकार कम से कम हम कर सकते हैं, एक सदाहरित वनस्पति, दूसरी उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति और तीसरी एक और मिल जाएगी जो शुष्क मानसूनी वनस्पति होगी। तो तीन प्रकार इसमें हम बांट सकते हैं। तो चाहे आप उष्णकटिबंधीय वनस्पति के अंतर्गत तीन प्रकार कर लीजिए या ज्यादा सही जो वर्गीकरण किया जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है कि पहला वर्गीकरण है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, ठीक है। वनस्पति बहुत जरूरी है। पर्यावरण में जब आप पढ़ते हैं तब तो आपको ये ख्याल रहता है, लेकिन जब आप पर्यावरण पढ़ के फिर बाहर निकलते हैं और आपने पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था तो आप सोचते हैं कि बस सब कुछ अर्थ ही है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, पैसा आपकी त्वरित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन पैसा हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब कुछ नहीं हो सकता है। जिस दिन पैसा सब कुछ हो जाएगा उस दिन बाकी सारी चीजें, सारी मानवता खत्म हो जाएगी, सारे संबंध खत्म हो जाएंगे, सारे रीति रिवाज, कल्चर सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। और वो जिंदा है इसका प्रमाण यही है कि पैसा, अर्थ से सब कुछ आप नहीं खरीद सकते। क्या सुकून खरीद सकते हैं आप अर्थ से? सुकून नहीं खरीद सकते ना। क्या आप पेड़ के नीचे बैठ के जो छांव की अनुभूति होती है, पेड़ के नीचे जब आप बैठते हैं जो आनंद आता है, उसको पैसे से खरीद सकते हैं? एसी में बैठ के आप एक ठंडा माहौल जरूर बना सकते हैं, लेकिन क्या शिमला और मसूरी वाला एनवायरनमेंट बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं? पेड़ पौधे लगा लेंगे अपने कमरे में, आप सब कुछ ऐसा कर पाएंगे? ये एक महत्व की बात है। जो इसको समझ गया वो सब कुछ ध्यान रखेगा। और बाकी सब बहुत सारे लोग हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं आ पाती है पूरे जीवन में। वो बोल दें तो पता चल जाता है कि पिछली 7 पीढ़ी कैसी थी इनकी। सबसे ज्यादा जो तमीज की जरूरत होती है वो बोलने में ही होती है। अगर आपने किसी से बात की तो पिछली 7 पीढ़ियों के बारे में आसानी से होशियार आदमी अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप बोलते हैं। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। तो बोलने का तरीका, आपका लहजा, आपके बोलने का अंदाज, आपके बोलने के जो शब्दों का चयन है, उससे बहुत कुछ आपके बारे में पता चल जाता है। आपके संस्कार, आपके परिवार, आपका पालन पोषण सब पता चल जाता है। खैर, बात यह थोड़ी सी अलग हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति की अगर हम बात करें तो वर्षा के आधार पर, हमने कहा कि वर्षा का अनुसरण करती है हमारे यहाँ की वनस्पति, तो वर्षा के अनुसरण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो जहां पर वर्षा की मात्रा, यहाँ पे वर्षा की मात्रा कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां पर होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होगी। और ऐसा क्षेत्र वर्षा के साथ में यहाँ का अगर टेम्परेचर देखें, तापमान, तो टेम्परेचर भी यहाँ का क्या रहेगा? हाई रहेगा। उच्च तापमान की दशा भी यहाँ पर पाई जाएगी। वर्ष भर तापमान ऊंचा रहेगा। पूरे होल ईयर तापमान ये क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा। पूरे वर्ष कंप्लीट ईयर एक ठीक ठाक टेम्परेचर वहां पे मिलेगा। तो वहां पर आपको इस वनस्पति का विकास नजर आएगा। इसका जब आप वितरण देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाहरित है। सदाहरित का मतलब उष्णकटिबंधीय वनस्पति जहां पे होगी वहां पे तो वनस्पतियां ज्यादा सघन होंगी, वहां पे जो विविधता भी ज्यादा पाई जाती है, सब कुछ होगा। सदाहरित यानी कि हमेशा हरा भरा बना रहता है। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट का सदाबहार वन का क्षेत्र आप देखेंगे तो पूरा ये क्षेत्र आप देखिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये पूरा क्षेत्र
यहां से ये देखिए, ये सदाहरित वनस्पति का क्षेत्र है। आप इधर चले आएंगे तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट पर ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा एरिया यहाँ पर मिल जाएगा ये, और बाकी ये लक्षद्वीप और यहाँ पर ये सारे एरियाज भी हैं जो आपको मिल जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो उत्तर पूर्वी भारत पूरा, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस वनस्पति के प्रमुख केंद्र के रूप में आप नोट कर लीजिए। ये वनस्पति यहाँ पाई जाएगी। अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है और टेम्परेचर भी यहाँ पर है, तो यहाँ के जो वृक्ष होंगे वो कैसे होंगे, वो सघन वृक्ष होंगे। यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा होगी, सदाहरित वृक्ष होंगे, वृक्षों की लंबाई भी ज्यादा होगी क्योंकि टेम्परेचर भी इनको मिल रहा है। दो चीजें ही महत्वपूर्ण होती हैं, वर्षा और तापमान, और दोनों चीजें इसको मिल रही हैं। तो इस कारण से जो ये वृक्ष होगा वो कैसा होगा, ये वृक्ष लॉन्ग होगा, लंबा वृक्ष होगा। ये हमेशा ग्रीन रहेगा, ग्रीनरी इसमें पाई जाएगी, सदाहरित रहेगा। ये वृक्ष लकड़ियां जो होंगी इसकी, उसकी लकड़ियां काफी हार्ड होंगी, कठोर प्रकार की इसकी जो इसमें उड़ पाई जाएगी। जो यहाँ की लकड़ी होगी, उस लकड़ी को आप देखेंगे तो वो कठोर लकड़ी आपको मिलेगी। और जो कठोर लकड़ी होती है इसको आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली दृष्टि से इकोनॉमिकली ये बहुत यूजफुल नहीं होती है। अगर इकोनॉमिकली यूजफुल देखेंगे तो ये नहीं होती है। इकोनॉमिक तौर पे, आर्थिक तौर पर इसका आप उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है चीजों को बनाने में, चाहे दरवाजा है, चाहे वो कोई कुछ भी आप बना रहे हैं, जो लकड़ी के सामान होते हैं, जो फर्नीचर होता है, उसमें बहुत अच्छी ये नहीं मानी जाती है। तो इसका जो उपयोग होगा, देखिए दो तीन चीजें ध्यान रखिए। जिंदगी में भी आप जब बहुत कठोर हो जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रह जाएंगे। आपने सोचा कि आपने किसी को बड़ी 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 बातें सुना दी, आप बड़े महान हो गए, ऐसा नहीं होता है। बड़ी बातों को सुनने वाला भले महान हो सकता है एक लिमिट तक, उसके बाद वो भी महान नहीं है अगर वो फालतू बातें सुन रहा है। बड़ी बड़ी बातें आप सुनाएंगे, बड़े हार्ड हो जाएंगे, बहुत कठोर हो जाएंगे, तो आपकी स्थिति हो जाएगी इसी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति वाली लकड़ी की तरह। आप जलावन लकड़ी के काम आएंगे। और अगर आप सॉफ्ट रहेंगे, आपके यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आपकी मांग हर जगह रहेगी। आपको सोफे में लगाया जाएगा, आपको बेड में लगाया जाएगा, आपको उस दरवाजे में लगाया जाएगा जिस दरवाजे को आप अपने घर के सबसे बाहर लगाते हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी दरवाजे पर होती है। तो आप सॉफ्ट बनिए, आप हार्ड ना बनिए, नहीं तो ये जलावन लकड़ी आर्थिक उपयोग आपका नहीं रह जाएगा, आप जलावन लकड़ी बन के रह जाएंगे। जिंदगी यही है, वो आपको सिखाती है ना, जिंदगी यही है, वो आपको सिखाती रहती है। आप ऐसे हार्ड बन के किसी को हर्ट करके बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी प्रकृति भी तो हमको सिखाती है। ऐसे वृक्षों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से वृक्ष आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको महोगनी मिल जाएगा। नोट करते चले जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको महोगनी मिल जाएगा। वृक्ष कौन कौन से यहाँ पे मिलेंगे, प्रमुख वृक्ष जो होंगे उसमें महोगनी, यहाँ पर रबर की खेती होती है। रबर का पेड़ हार्ड होगा, रबर जो लैटेक्स प्राप्त की जाती है तो उसका तो लाल होता है ना। यहाँ पे आबुनस आपको मिल जाएगा, आबुनस इस क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। ये आपसे पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार का वृक्ष है। यहाँ पे ताड़ मिल जाएगा, यहाँ पे बांस भी आपको मिल जाएगा, सदाहरित वनस्पतियों में है ना, बांस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिनकोना की छाल जानते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, महत्व होता है उसका, सिनकोना भी मिल जाएगा। यहाँ पर बेंत की लकड़ी भी मिल जाएगी, वही बेंत जिससे लठ बजाया जाता है, जो पुलिस वाले, होमगार्ड, पीआरडी जवान लेके घूमते हैं, वो बेंत भी मिल जाएगा, बेंत। और यहाँ पर आपको रोजवुड भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रोजवुड भी मिल जाएगा। तो ये वृक्ष हैं यहाँ के महत्वपूर्ण जो पाए जाएंगे। अधिक वर्षा है, काफी सघन होंगे, सदाहरित रहेंगे, बड़े लंबे लंबे वृक्ष होंगे
लंबाई इनकी आप देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर से 30 मीटर से 60 मीटर के बीच में, सेंटीमीटर नहीं मीटर, काफी कठोर लकड़ी वाले ये वृक्ष होंगे। ये सब वृक्ष इसमें पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति के क्षेत्र में, सदाहरित वनस्पति के क्षेत्र से लगा ही हुआ पास का ही क्षेत्र होगा, जहां पर वर्षा की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो ये मानसूनी वनस्पति यहां पर विकसित हो जाएगी। तो दूसरा यहां पर जो एरिया होगा उसको आप नोट करिए, वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, वही है, सेम है, आर्द्र मानसूनी वनस्पति। आर्द्र मानसूनी वनस्पति, दोनों में अंतर क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। एक ये यहां पर जो वर्षा रेनफॉल है, रेनफॉल की मात्रा यहां पर कम हो जाती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच हो जाती है। वहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो रही थी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति में। यहां पे आर्द्रता है लेकिन अपेक्षाकृत कम यहां पर वर्षा की मात्रा है। यहाँ पे पतझड़ वन होते हैं, इसलिए इनको पतझड़ वन का क्षेत्र भी कहा जाता है। वो सदाहरित रहेंगे, यहाँ पे पतझड़ भी होते हैं। पश्चिमी घाट पे जब आप जाएंगे, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर, मैप में आप देखिए पर्णपाती वन जो होंगे, ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे देखिए, ये पूरा एरिया, ये पर्णपाती वन है ये, और ये पूरा एरिया यहाँ पर ये कवर हो रहा है पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल से लेके हिमालय का पूरा तराई बेल्ट, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का एरिया, बिहार का एरिया, उड़ीसा तक यहाँ पर विस्तार आपको मिलेगा, है ना। पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश, नीचे आप आएंगे कर्नाटका तक का, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया, ये सब आर्द्र मानसूनी वनस्पति के अंतर्गत ही आता है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सदाबहार वन मिलेंगे, लेकिन इसके पूर्वी ढाल पर, क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होती है, तो वहां पर वृक्ष छाया प्रदेश है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा वाला क्षेत्र है, और भी कम वर्षा यहाँ पर होती है कई जगहों पे। तो यहाँ पर पर्णपाती वनस्पति, या इसको पतझड़ वन कहेंगे, या आर्द्र मानसूनी वनस्पति का विकास यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो गर्मी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु में आर्द्रता कम हो जाती है, तो आर्द्रता की कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो पतझड़ होता है, ये पतझड़ क्यों होता है? पतझड़ होने का कारण क्या है? तो पतझड़ होने का कारण यह है कि जब गर्मी होती है, तो गर्मी के दिनों में वृक्ष सोचते हैं कि आर्द्रता का बचाव हमको करना है, आर्द्रता को हमको सेव करना है। तो जब आर्द्रता का बचाव करना है, तो ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियां क्या गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, और पत्तियां गिराने से इनकी आर्द्रता बच जाती है, क्योंकि उतनी वर्षा यहाँ पर नहीं हो सकती है जितनी वहां पर हो रही थी, जो सदाहरित वन वाले क्षेत्र थे। तो ये नमी को बचाने के लिए, नमी नष्ट ना हो इसके लिए करते हैं। और यहाँ के वृक्षों की जो औसत ऊंचाई है वो अब कम हो जाएगी। जो वहां पे 60 मीटर तक पाए जाते थे, 30 मीटर से 60 मीटर तक, तो यहाँ के वृक्ष अगर इनकी हाइट आप देखेंगे तो कितने लॉन्ग पाए जाएंगे, 20 से ज्यादा पहुंचेंगे 45 मीटर तक। 20 से 45 मीटर के बीच में इनकी हाइट पाई जाएगी, इनकी हाइट कम हो जाती है। 20 से 45 के बीच में इनकी हाइट पाई जाएगी। शुष्क ऋतु जब आएगी, गर्मी की ऋतु आएगी, तो आर्द्रता को बचा सकें इसलिए ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, ठीक है ना, पत्तियों को गिरा देते हैं। पतझड़ वन इसी कारण से इनको कहा जाता है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ज्यादा कठोर हो गए थे तो कम महत्वपूर्ण है। ये कम कठोर होते हैं तो इनका महत्व अपेक्षाकृत होता है। यहाँ पे अगर आपसे कोई कहे कि मानसूनी वनस्पति आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। मानसूनी वनस्पति आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ज्यादा कठोर हो गई थी तो कम महत्वपूर्ण है, ये कम कठोर हुए तो ज्यादा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉफ्ट होना ज्यादा सही है। सागवान यहीं पर आपको मिलेगा। अब इनकी महत्ता बढ़ जाएगी, इनकी कठोरता कम हुई है,
तो मुख्य वृक्ष में नोट करिए, जो मुख्य वृक्ष है यहां पाए जाने वाले, उन वृक्षों में आपको मिलेगा सागवान। सागवान के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बड़ी कीमती लकड़ी होती है ना। यहां पे आपको मिल जाएगा साखू। साखू को सखुआ के नाम से भी जानते हैं। साखू का एक नाम होता है साल। तो साल और सागवान जो आप करते हैं, तो हमारे यहाँ यूपी में इधर आप जाएंगे तो इसको साल वृक्ष नहीं बोलते हैं, सखुआ बोलते हैं, साखू का वृक्ष बोलते हैं। यहां पर आपको मिल जाएगा साल हो गया, सागवान हो गया, यहां पर आपको मिल जाएगा सहतूत। सहतूत के वृक्ष मिल जाएंगे, ठीक है। सहतूत के साथ में यहां पर आपको मिल जाएगा चंदन का वृक्ष। चंदन तस्कर जो वीरप्पन होगा वो इन्हीं वाले एरिया में पाया जाएगा। यहां पे आंवले का वृक्ष आपको मिल जाएगा, आंवला भी आपको मिल जाएगा। और एक महत्वपूर्ण वृक्ष और छूट रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सब तो यही आद्र मानसूनी में साखू, सागौन और एक होता है शीशम। तो शीशम का वृक्ष भी यहां पर मिलता है इसी वाले क्षेत्र में। हमारे यहाँ शीशम होता है ना, यूपी में, एमपी में, ये सब पूरे एरिया है जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो शीशम यहाँ पे हमारे यहाँ मिलता है, सागौन भी है, साखू भी है, ये सब हमारे यहाँ मिलता है। बड़ी मजबूत लकड़ी होती है, 100 साल खड़े, 100 साल पड़े और 100 साल लड़े, इस तरीके से कहा जाता है कि 250-300 साल चल जाती है। पुराने जो मकान जो पहले हुआ करते थे, खपराइल मकान, अब जो पुराने बड़े लोगों को देखेंगे तो उनके बड़े बड़े घर खपरैले के बने होते थे भाई। तब इतना मान लीजिए कि नहीं है कि वो पक्का मकान बना सके। 100-200 साल पहले उन्होंने, 100 साल पहले खपरैल, बड़े बड़े मकान, खपरैल में भी 2 मंजिले मकान, 2 तल्ले के मकान, 3 तल्ले के मकान, इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो वहां उसके अंदर लकड़ी लगती थी, लकड़ी पे ऐसे लगा के मोटी मोटी लकड़ियां, और पुरानी स्लेब के नीचे भी आप लकड़ी देखेंगे, जो ये अब तो सारा सरिया का उपयोग होने लगा, तो स्लेब के नीचे भी ऐसे लकड़ी लगाया जाता था। रेलवे वाला फिर कुछ दिन के बाद वो पटरी लगाने वाला वो होने लगा, तो उसके पहले लकड़ी लगता था, बाद में अब सरिया ने उसका स्थान ले लिया। तो ये लकड़ी अगर साखू, सागौन लगा दी जाती है तो ये बहुत दिनों तक चलती है। इस लकड़ी की सबसे बड़ी बात होती है इसकी आयु बहुत ज्यादा होती है, मजबूती तो होती है, आयु बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से ये जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो प्रकार है, 2 प्रकार हम देख चुके हैं, एक उष्णकटिबंधीय सदाहरित तो दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। अब तीसरा प्रकार, नोट करते चलिएगा, अपने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपना जो नोट्स बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप उसको लिख रहे होते हैं तो आपका हाथ भी उन फैक्ट्स को सीख रहा होता है, उस कॉन्सेप्ट को सीख रहा होता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं, केवल देख रहे हैं वीडियो, ऐसे चल रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, है ना, बढ़िया वीडियो पास हो रहा है, आराम से चल रहा है, तो आप कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, तो नो पेन नो गेन। थोड़ा सा पेन तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल 10 दिन आप सोइए ना, लेकिन थोड़ा सा तो पेन होना चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि साथ साथ में कुछ लिखते चलिए। लेट के पढ़ाई नहीं होती है, लेट की सीरीज देखी जाती है, लेट के आप मूवीज देखिए, लेट के बात करिए, चैट करिए, कम करिए, थोड़ा सा ज्यादा न करिए। फोन एडिक्ट मत बनिए। स्मार्टफोन जब से आया है तो उसका एडिक्शन सबको हो गया ना। स्मार्टफोन अभी 10 साल पहले आप जाएंगे तो कुछ लोगों के, चंद लोगों के हाथ में हुआ करता था, अब हर व्यक्ति के हाथ में सस्ता हो गया। तो एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास फोन, ये मानिए कि आप क्लास नहीं जा पा रहे थे, आपके पास समय कम था, या जो क्लास आप करना चाह रहे थे वो क्लास आप नहीं कर पा रहे थे, तो आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। बाकी वैसे लगा दीजिए, जितना बड़ा डिस्प्ले हो सके उतने बड़े डिस्प्ले पे उसको आप चलाइए और बैठ जाइए। अपना नोट्स जरूर बनाइए, अपने हाथों से लिखिए, तब ज्यादा आप सीख पाएंगे। पढ़ाई की तरह होनी चाहिए। पढ़ाई ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बस लेटे हैं, खाना पूर्ति के लिए देख रहे हैं, तो उसमें मजा नहीं आएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति हम देखने जा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय कैसी वनस्पति? अभी हमने देखा है सदाहरित, याद कर लीजिए इसी समय। फिर हमने देखा है, क्या देखा है? पतझड़ी। अब उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति। और वनस्पति हमारे यहाँ किस पैटर्न को फॉलो कर रही है? जो रेनफॉल का पैटर्न है, जो वर्षा का पैटर्न है, उसको फॉलो कर रही है। ये वनस्पति कहां पे पाई जाएगी?
ऐसे क्षेत्र में पाई जाएगी जहां पे अब रेनफॉल की मात्रा, पहले हमने बताया 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, दूसरे में बताया 100 से 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच ही रह जाती है और कम हो गई। 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर रह गई, वर्षा की मात्रा और कम हो गई। और वर्षा की मात्रा यहाँ पर जब और कम हुई तो यहाँ पे जो पेड़ों की ऊंचाई है, जो हाइट है, वो तो और कम हो जाएगी। यहाँ पे 10 मीटर से ऊपर पेड़ आपको मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे 6 मीटर से स्टार्ट होंगे और 6 मीटर से 9 मीटर तक वृक्ष की ऊंचाई मिलेगी, इतनी ही हाइट मिलेगी। जड़ें लंबी होंगी, ऊपर कम होगा लेकिन जड़ें इसकी लंबी होंगी। जड़ें लंबी क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे पानी की तलाश में जड़ें लंबी हो जाएंगी। क्षेत्र उष्णकटिबंधीय ही है लेकिन यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो गई है, तो यहाँ पर ये हाइट तो इतनी होगी लेकिन जो इसके रूट होंगे, जो इसकी जड़ें होंगी, जड़ें क्या हो जाएंगी? ये लॉन्ग हो जाएंगी। और लॉन्ग क्यों हो जाएंगी? पानी की तलाश में, पानी की तलाश में ये नीचे चली जाएंगी, नमी की तलाश में ये नीचे जाएंगी कि लाइए ढूंढ के लाते हैं पानी, अभी पेड़ जी आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो ये नीचे चली जाएंगी। जड़ें काम करती है, इसीलिए जड़ों से नहीं कटना चाहिए। जड़ें कट जाती हैं अगर तो पेड़ सूख जाता है। आप भी अपने जड़ों से कट जाएंगे, सूखना स्टार्ट कर देंगे। जड़ों से जुड़ाव रखिए। बहुत सारे लोग गांव के रहने वाले होते हैं, फिर वो शहर जाते हैं तो गांव को भूल जाते हैं। जड़ से कट गया, कम समय दीजिए, साल भर में एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 2 साल में एक बार चले जाइए। फोन है, वीडियो कॉल है, सब कुछ आप कर सकते हैं, थोड़ा समय निकालिए, लेकिन कटिए ना उससे, जुड़ाव रखिए। जड़ से कटने के बाद पेड़ सूख जाते हैं। आप ऐसे जड़ से जब कटते हैं, अपने परिवार से कटते हैं, अपनी सोसाइटी से कटते हैं, तो आपकी भी सूखने की प्रक्रिया चलने लगती है। आप भी अलग थलग हो जाते हैं, स्ट्रेस, अवसाद, दुनिया भर की चीजें आप देखिए, कांटेदार हो जाएंगे आप। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं वहां पे पत्तियां खूब पाई जा रही थी, अभी सबसे ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना पानी ही नहीं है। मोटे मोटे पत्ते पाए जाएंगे। और इसका कारण क्या होता है? कांटेदार और मोटे पत्ते, एक एक चीज का कारण आप सीखिए। इसलिए जिससे कि वाष्पीकरण की गति कम हो सके, कम पानी में रहना है ना इनको, तो वाष्पीकरण की गति कम हो सके। बात समझ में आ रही है? अगर ये कांटेदार नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे, हरे भरे ज्यादा रहेंगे तो कम जिंदा रहेंगे, कम समय तक जिंदा रहेंगे। तो ज्यादा समय तक रहने के लिए वाष्पीकरण की गति को कम करना पड़ता है इनको, जिससे कि इनकी नमी बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ पे कम वर्षा होती है। कैसे वृक्ष पाए जाएंगे? यहां पर आपको वृक्ष मिल जाएंगे बबूल के, किसी काम की लकड़ी इसकी होती है, जलाऊ लकड़ी होती है। यहां पर आपको मिल जाएगा महुआ का वृक्ष, महुआ का वृक्ष मिल जाएगा। बहुत सारे लोग महुआ चैनल के बारे में सोचने लगे होंगे, है ना। यहां पे आपको मिल जाएगा बेर का वृक्ष, खैर का वृक्ष, तेंदू का पत्ता जो होता है ना, तो तेंदू वाला भी वृक्ष यहाँ पर मिलेगा। तेंदू, 2 वृक्ष यहाँ पर मिलेंगे जो अपेक्षाकृत बड़े विशाल होंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि अरे इतने हरे भरे वृक्ष यहाँ पे। और यही इस वृक्ष को धार्मिक मान्यता देने का कारण भी है। एक वृक्ष है बरगद का और एक वृक्ष है पीपल का। ये 2 वृक्ष भी यहां पर मिल जाएंगे आपको, बरगद और पीपल। छोटे छोटे पत्ते, चाट खाने वाले पत्ते होते हैं बरगद के, बिल्कुल बड़े बड़े, और पीपल का इतना विशाल वृक्ष होते हैं। पीपल के वृक्ष पे तो धार्मिक मान्यता ऐसी है कि वहां पे अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बड़े विशाल वृक्ष हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं, वातावरण को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। एरिया अगर आप इसका देखेंगे, ये जो वनस्पति है, कटीले वन कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पूरा राजस्थान वाला एरिया आप देखिए, यहां पर ये मिलेंगे। राजस्थान वाला पूरा एरिया इसी में आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे तो गुजरात का एरिया भी इसी में आ जाएगा, राजस्थान का, गुजरात का,
आप इधर थोड़ा सा और बढ़िए तो ये देखिए पंजाब का, हरियाणा का, ये पूरा इसमें आ जाएगा एरिया, पंजाब हरियाणा। और पश्चिमी घाट के जो वृष्ट छाया प्रदेश हैं वहां पर भी ये एरिया आपको मिल जाएगा, ये वाला एरिया। मैंने अभी आपको बताया था ना कि इधर वर्षा कम हो रही है, तो जहां पे थोड़ी सी कम होगी वहां तो पर्णपाती वन पाए जाएंगे, लेकिन जो बिल्कुल सटीक वृष्ट छाया प्रदेश है और जहां पे कम वर्षा हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ये कटीले वन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको वर्षा की मात्रा नहीं मिल रही है। तो ये एरिया जब अभी आप लिखिए, इसमें ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट की, जहां पे कम वर्षा होती है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। पंजाब में कंप्लीट पंजाब आपको नहीं मिलेगा, पंजाब का जो दक्षिणी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा एरिया आएगा, साउथ वेस्ट में, जब साउथ वेस्ट यूपी जाएंगे तो वहां पर भी, और साउथ पंजाब इसमें आप रखिए, साउथ पंजाब। आप जब हरियाणा लिखिए तो याद रखिए कि हरियाणा कंप्लीट इसमें नहीं आएगा, हरियाणा का काफी हिस्सा इसमें आएगा। तो हरियाणा, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा, और जो पश्चिमी घाट के, वेस्टर्न घाट के जो सैडो जोन है, जिनको आप वृष्ट छाया प्रदेश कहते हैं, वृष्ट छाया प्रदेश, वो इसमें आ जाएंगे, ये इनका एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रकार है, चौथा प्रकार, उसको हम लेते हैं। चौथा प्रकार, चौथा टाइप जो है वनों का, नोट करते चलिएगा, एक एक पे नोट्स बनाते चलिए। तो वनों का जो चौथा प्रकार है वो है मरुस्थलीय वनों का। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया है कि राजस्थान वाले क्षेत्र में ये सब पाया जा रहा है, तो इसको अलग से बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऊपर वाला भी जो हमने इसके पहले डिस्कस किया है, उसमें भी जो वर्षा की मात्रा है वो 50 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच है, शायद मैंने लिखा तो था 50 से 100 सेंटीमीटर। और जो मरुस्थलीय क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों की भी वर्षा 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होगी। मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति में भी वहां पे ऐसे क्षेत्र जहां पे वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम होगी, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र भी। तो मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति हम एक ही में पढ़ेंगे। तो यहां पर मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना। कैसे भी आप लिखिए, चाहे रेनफॉल लिख दीजिए, चाहे जिससे कम वर्षा। ये साइन यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो वहां पे कम की बात करता हूँ, ऊपर लगाता हूँ तो ज्यादा की बात करता हूँ। यहाँ पर तो और त्राह मची है जल की, जल ही नहीं है और जल ही जीवन है, हमारा भी जीवन है, पेड़ पौधों का जीवन है। तो यहाँ पर जब जल नहीं होगा तो यहाँ पर मिलेंगी आपको छोटी छोटी झाड़ियां, बड़े वृक्ष यहाँ पे मिलेंगे ही नहीं, मीटर मीटर की बात ही नहीं है। यहाँ छोटी छोटी झाड़ियां यहाँ पर मिलेंगी, 6 मीटर से और छोटी ही होंगी, बहुत छोटी झाड़ियां होंगी। इनकी ऊंचाई तो बहुत कम होगी, 6 मीटर से कम ही ऊंचाई होगी। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियां, कटीली प्रकार की, वृक्षों की जड़ें खूब लंबी, पत्तियां खूब मोटी, कटीली, कांटे पाए जाएंगे, ये सब इसमें मिल जाएंगे। खजूर मिल जाएगा, बबूल मिल जाएगा, नाखुनी मिल जाएगा, तो ये सब यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि जो वृक्ष हैं या झाड़ियां इनको कहिए, ये झाड़ियां कौन कौन सी मिलेंगी? खजूर के पेड़ यहाँ पर मिलेंगे, भाई खजूर वाले ही लंबे होंगे, बाकी बबूल भी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे नाखुनी आपको मिल जाएगी, छोटे छोटे वृक्ष होंगे। मुख्य एरिया इनका पश्चिमी राजस्थान, जब आप जाएंगे इधर पश्चिम में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है इधर आप चले जाएंगे, ये इस वाले एरिया में, यहाँ पे उत्तरी गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी गुजरात, वेस्ट नॉर्थ जो गुजरात है वो वाला एरिया, पश्चिमी घाट पर्वतमाला का जो वृक्ष छाया प्रदेश है, जहां जहां ये कटीले वन वाले क्षेत्र आपको दिखाया था मैंने, मरुस्थलीय, वहां पर भी ऐसे पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खजूर मिलेंगे, नाखुनी मिल जाएगा, बबूल मिल जाएगा, ये सब पेड़ आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट डिटेल में हमने चर्चा की थी एनवायरनमेंट की क्लास में, लेकिन यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं। एक प्रकार है, इस कारण से तो बात इसको छोड़ा नहीं जा सकता। एक वनस्पति हमने आपको बताई थी, जो 5वां प्रकार हमने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे वो 5वां प्रकार है ज्वारीय वनस्पति।
क्या है? ज्वारीय वनस्पति। तो ज्वारीय वनस्पति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? एनवायरमेंट का जो पूरा हिस्सा है, एनवायरमेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ पे रिपीट करता है, विश्व के भूगोल में भी और भारत के भूगोल में। जो समुद्र तट में, खास करके डेल्टाई हिस्से में, निम्न डेल्टाई हिस्से में वनस्पति का विकास वहां पे जो होता है उस वनस्पति को कहते हैं। समुद्र तट और निम्न डेल्टाई भागों में ये पाई जाती है। वहां पर क्योंकि समुद्री जल भी होता है, इधर से नदियां भी जल लेके जाती हैं, तो समुद्री जल का वहां पे फैलाव होता है, नमकीन जल वहां पे पाया जाता है ना। और यहाँ की जो मृदा होती है, अगर बात करें, एक तो यहाँ पे जो जल है वो समुद्री है ना, समुद्री जल का प्रभाव होगा। और ये सॉल्टी वाटर होता है, ये कैसा होता है? नमकीन जल होता है, ठीक है। और ये जो समुद्री जल है, नमकीन जल है, साथ में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो मृदा, दो चीजें हम अगर देखें तो यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, वो दलदली वाली मिट्टी पाई जाती है, दलदल होता है। दलदल का मतलब आप पैर रखेंगे तो वहां पे धसाव होने लगेगा, वो धसने लगेगा, ऐसी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। गंगा नदी जहां पे जाके मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इधर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इनका जो डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, खास करके पूर्वी जो तट है वो पूरा ज्वारीय वनस्पति के लिए अनुकूल क्षेत्र है, तो वहां पर इसका वितरण पाया जाएगा। मैंग्रोव वनस्पति जितनी है वो इसी के अंतर्गत आएगी। सुंदरवन की जो बात होती है ना, तो सुंदरवन का भी आप देखेंगे तो इसी के अंतर्गत विकास होता है। तो सुंदरवन हो चाहे मैंग्रोव हो, ये सब यहीं पर पाए जाएंगे। तो मैंग्रोव, नारियल, बेंत, बांस, ये सब भी यहाँ पे मिल जाएंगे। एक फोनिक्स होता है वृक्ष, वो भी मिल जाएगा। तो इसका अगर एरिया आपसे पूछ लिया जाए, क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्र कौन सा होगा, तो इसका क्षेत्र होगा पूर्वी जो घाट है मुख्य रूप से। इसका क्षेत्र होगा डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के साथ में महानदी का डेल्टा आप याद रखिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस सब का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर ये आपको मिल जाएगी, ये वनस्पति मिल जाएगी। कौन सी? ज्वारीय वनस्पति। बात समझ में आ गई? अब ये जो मैंग्रोव यहां पे पाया जा रहा है, नारियल यहां पे पाया जा रहा है, अब मैंग्रोव का क्षेत्र जो है, मैंग्रोव क्योंकि यहाँ पे सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए सुंदरवन का डेल्टा ही इसको कह दिया जाता है। एक डेल्टा यहाँ पर आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो सुंदरी वृक्ष के कारण इसको कहा जाता है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन का डेल्टा इसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें नारियल, बेत, ये सारे वृक्ष भी मिल जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। बांस भी मिल जाएगा। जहां अलग क्षेत्र में कोई चीज पाई जाएगी, भले सेम है लेकिन उसकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसके आप कह सकते हैं आकार, साइज, उसका कलर, ये सब चेंज मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि बांस वहां पे हम पढ़ लिए थे तो यहाँ। बहुत सारे लोगों को ऐसे कंफ्यूजन होता है कि सर आपने बताया बांस तो वैसा वृक्ष है। क्या किसी क्षेत्र में आप किसी बाग में जाइए जहां पे नेचुरल वैसे होता है, या जंगल में जाइए, तो क्या एक ही प्रकार के वृक्ष ऐसे पाए जाएंगे? अगर आप लगाते हैं तो उन्हीं को बचाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। लेकिन जब वैसे देखेंगे जंगल, तो वहां पे कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये आप किसी सीमा में ऐसे बांध नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मतलब कह सकते हैं कि इतना हार्ड एंड फास्ट रूल आप नहीं बना सकते कि ये इसमें आ गया है तो इसमें नहीं आएगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, बाद में मैसेज करते हैं कि आपने वहां बताया था फिर वहां बता दिया, अब मैं कैसे याद करूं? दोनों जगह याद कर लीजिए। और वो कंफ्यूजन वाला पूछा ही नहीं जाता है। पूछा तो आपसे जाएगा कि शीशम कैसा है, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये खजूर का वृक्ष है वो कैसा है, कटीली झाड़ियां कहाँ पे पाई जाती हैं। आपसे तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पत्तियां, वहां पे पत्तियां मोटी हो जाती हैं, वहां पे कटीली झाड़ियां, कांटे वहां पे पाए जाते हैं, तो वो क्यों पाए जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जड़ें लंबी क्यों होती हैं। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
अगला एक प्रकार है छठा प्रकार है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। प्रायद्वीपीय भारत में ये मुख्य तौर पर पाई जाती है और ये सदाबहार किस्म की वनस्पति होती है क्योंकि आर्द्रता भी है, उष्ण नहीं है, उपोष्ण है, यानी वर्षा की मात्रा यहाँ पर पर्याप्त है, बहुत कम नहीं है, लेकिन ये पहाड़ी वनस्पति है तो मुख्य तौर पर आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। अब पहाड़ी वनस्पति तो यहां पे जो प्रश्न है वो पहाड़ी उस पे बनाया जाएगा, ठीक है ना, ऊंचाई ली जाएगी, आधार यहां पे बनाया जाएगा ऊंचाई। लगभग आप 1000 मीटर से जब ऊपर जाते हैं तो 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये वृक्ष मिल जाते हैं। 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये वृक्ष मिल जाते हैं। और ये जो वृक्ष होते हैं ये हाइट, ये क्योंकि पहाड़ी वनस्पति की हम बात कर रहे हैं तो ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं। और ये जो वृक्ष होते हैं वो कैसे वृक्ष होते हैं, ये सदाबहार किस्म के होते हैं। कहने का मतलब ये पत्तियां नहीं झड़ाते हैं, ये पतझड़ी नहीं होते हैं। वृक्षों की लकड़ियां बहुत हार्ड तो नहीं होंगी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कम पाया जा रहा है, तो ये बहुत हार्ड ना हो कि ये क्या होते हैं, ये मुलायम किस्म के वृक्ष होते हैं। तो इनका जो भी मुलायम होगा उसका जो उपयोग है, आर्थिक उपयोग, वो अच्छे से होगा, है ना। तो आप कई लोग कह रहे हैं कि आप बड़े बार बार मुलायम बनने की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग शोषण भी कर लेते हैं, होता ही है। ज्यादा आप सॉफ्ट बन जाएंगे तो दूसरे लोग आपका शोषण कर लेंगे। तो ना मुलायम बनिए ना हार्ड बनिए, आप स्मार्ट बनिए जहां पे जरूरत हो, है ना। कि अगर कोई आपसे अच्छा भी व्यवहार कर रहा है तो आप उसके लिए अच्छे हैं, बुरा कर रहा है तो बुरे मत बनिए उसके लिए कुछ दिन तक, लेकिन बहुत बुरा कर रहा है तो थोड़े से बुरे आप भी बन जाइए। पश्चिमी घाट का जो एरिया है, पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर आपको मिल जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत पे ऐसी वनस्पतियां मिल जाएंगी। अगर क्षेत्र की बात करें, एरिया की बात करें कि कहां पे ये मिलता है, रीजन जो है, तो आपको मिल जाएगा वेस्टर्न घाट में, इसको आप देख सकते हैं। आपको ये पूर्वी घाट में भी मिल जाएगा, पूर्वी घाट, ठीक है। आपको इधर जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, नीलगिरी है, कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, वहां पे भी मिल जाएगा। नीलगिरी, नीलगिरी में मिल जाएगा, अन्नामलाई में मिल जाएगा, ठीक है ना, और कार्डेमम में मिल जाएगा। कार्डेमम की जो पहाड़ी है, कार्डेमम की पहाड़ी, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। एक ये याद कर लीजिए, आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। ये तो पर्वतीय ही दिखा दी गई है, जहां जहां पर्वत है वहां वहां पाई जाएगी, लेकिन ये क्षेत्र आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो है, बस समाप्त हो रहा है, परेशान मत होइए। कुछ लोग परेशान होने लगते हैं, क्लास बड़ी लंबी हो रही है। बहुत लंबी नहीं होती है, इतना तो आपको तो पढ़ना ही होगा। एक बार बैठ के कितनी देर पढ़ा जाए, ये बार बार आप लोग पूछते हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार में तो आप 40-45 मिनट पढ़िए, लेकिन 40-45 मिनट पढ़ने के बाद में 5-10 मिनट का गैप ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, चाय पी लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, कॉफी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, जो भी आप पीते हैं, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। भारी कुछ मत खाइए, नहीं तो फिर आप लेट जाएंगे। और उसके बाद में फिर से 40-45 मिनट का शिफ्ट मारिए, और फिर अगला जो ब्रेक होना चाहिए वो थोड़ा 10-15 मिनट का होना चाहिए। यानी कि 2 घंटे का पढ़ने का आपका एक औसत एक बार में होना चाहिए। 40-45 मिनट आपने पढ़ा, फिर एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर 50 मिनट पढ़ लिए, 45-50 मिनट, फिर आपने फिर एक 10-20 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो इसको अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। जब आप 45 मिनट से शुरू करेंगे तो वो 1 घंटे हो जाएगा। फिर बाद में 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक आपको जरूरी होगा, और उसके बाद में फिर अगले 1 घंटे में फिर से ब्रेक। तो वो एवरेज, ऑन एवरेज लगभग 2 घंटे की पढ़ाई आप एक शिफ्ट में कर पाएंगे। और पढ़ाई टाइम के हिसाब से मत करिए, टारगेट करिए अपने चैप्टर्स को कि ये किताब है, इसको इतने भागों में हमको बांटना है, इतने चैप्टर्स हैं, इतने इसमें
इतना कंटेंट है, इतने पेजेस दिए हुए हैं, तो आप बांट लीजिए कि इसको 200 पेज हैं तो 200 पेज एक पढ़ के देखिए आपकी ऑन एवरेज कि 10 पेज पढ़ने में कितना समय लगता है या 1 घंटे में आप कितना पढ़ते हैं, जैसे भी आप उसको निकालिए, फिर कैलकुलेट कर लीजिए कि इस किताब को हमको एक बार थोड़ी पढ़ने में 10 घंटे लगने हैं, 12 घंटे लगने हैं, 20 घंटे लगने हैं, जैसी भी किताब हो, तो उस हिसाब से उसको डेली टाइम दीजिए कि इतना इतना हमको रोज पढ़ना है। इकट्ठा बैठ के पढ़ेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन चैप्टर वाइज उसको बांट लीजिए। हो सकता है कोई चैप्टर 30 पेज का हो तो एक बार में ना पढ़ पाए तो 10-15 पेज जो भी आप पढ़ सकते हैं। तो 2 तरीके की स्ट्रेटजी आप अपनाइए, एक तो 2 घंटे का एक सेटिंग का वो बनाइए, 40-45 मिनट से शुरू करिए, 50-55 मिनट 1 घंटे तक उसको ले जाइए, फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर और दूसरा पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये बनाइए कि हम किताब को उठाएंगे, नोट्स को उठाएंगे, क्लास देखेंगे तो किस तरीके से अपने नोट्स जो हमने बनाए कैसे रिवाइज करेंगे, तो उसको आप देखिए कि कितनी देर में रिवाइज हो जाता है, तो उसको फिर उन पेजेस को बांट लीजिए कि इतने इतने पेजेस हमने इतने इतने घंटे में पढ़े हैं, इतने समय में पढ़े हैं, तो हम 10 दिन में 15 दिन में इसको रिवाइज कर डालेंगे और एक ही कंटेंट को, एक ही मैटर को बार बार पढ़िए। उसमें फिर कोई कमी हो तो आप गूगल कर लीजिए, कुछ फैक्ट ऐड करने हो उसको ऐड कर लीजिए, कुछ मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं इसको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है तो कोई टेक्स्ट बुक उठा लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, या आप गूगल कर लीजिए, वहां से मटेरियल ऐड कर लीजिए, लेकिन बहुत भटकाव नहीं होना चाहिए और घंटे में बांध के पढ़ाई को नहीं करना चाहिए। टारगेट क्या है, सिलेबस को कवर करना, और जो पढ़ाई करिए उसका क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति अंत में क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होनी है। ठीक है, तो अगला जो प्रकार है वो आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति का है। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति, अभी हमने एक क्या ये पढ़ा था, इसको देखिए दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये था आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति और ये है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति। है पहाड़ी और आर्द्र भी, वो उपोष्ण था और ये शीतोष्ण है, आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति। ठीक है, मैं देख रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले शीतोष्ण पढ़ा दिया हो, लिख दिया हो। ठीक है, तो आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ऐसी वनस्पति पहाड़ों पे ही मिलेगी, पहाड़ी वनस्पति लगेगी, जहां पर 1500 मीटर से ऊपर आप चले जाते हैं। 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई, कहां पर, पहाड़ों पर ही ऊंचाई इतनी होगी, धरातल पर मैदान पे तो नहीं होगी, तो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। और खास करके जो इसका एरिया है वो आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। 2 चीजें भी ध्यान रखिएगा, बहुत सघन नहीं होगी क्योंकि पहाड़ों पर है, वहां पे टेम्परेचर कम है, नीचे सतह पर झाड़ियां पाई जाएंगी, कुछ बड़े वृक्ष भी मिलेंगे, कुछ छोटे वृक्ष भी मिलेंगे, है ना। यूकेलिप्टिस यहाँ पे मिल जाएगा आपको, नीचे बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, ऊपर जाके पत्ती उसमें मिलेगी, लंबा सा पेड़ यूकेलिप्टिस का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यूकेलिप्टिस का वृक्ष यहाँ पे मिल जाएगा। कहने का मतलब सघनता यहाँ पर कम होगी, सघनता कम होगी, और सघनता कम होने के साथ साथ में एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो वृक्ष होगा वो सतह पर बहुत ज्यादा छोटी छोटी वैसी झाड़ियां बहुत घनी नहीं पाई जाएंगी, सघनता उनकी भी कम होगी, और बीच बीच में वृक्ष और यहाँ पर सतह पे यहाँ पे झाड़ियां पाई जाएंगी, छोटी छोटी झाड़ियों का यहाँ पर विकास हो जाएगा। इस तरीके से दिमाग में इसको बिठा लीजिए। अन्नामलाई का क्षेत्र, नीलगिरी का क्षेत्र, पालनी की पहाड़ियों वाला क्षेत्र, वहां पर इसका वितरण आपको मिलेगा। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एरिया है, जो रीजन है, वो अन्नामलाई में आपको मिल जाएगा, अन्नामलाई का क्षेत्र, पालनी की जो पहाड़ियां हैं वहां पे आपको ये मिल जाएगा, और साथ में नीलगिरी में भी ये मिल जाएगा, नीलगिरी में भी ये मिल जाएगा। इस तरीके से इसको ध्यान रखिए। मुख्य रूप से यूकेलिप्टिस का वृक्ष है। एक वृक्ष होता है मैग्नेलिया, तो यूकेलिप्टिस के साथ में यूकेलिप्टस, बहुत लोग इसको लिपस्टिक कहते हैं, बहुत लोग प्लास्टिक कहते हैं, मैग्नेलिया एक वृक्ष आपको ये मिल जाएगा यहाँ। और एक वृक्ष एक बार शायद कहीं पूछा गया था एल्म का, एल्म भी पहाड़ी वनस्पति होती है, एल्म भी पहाड़ी वनस्पति होती है। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति 1500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर पाई जाती है। ठीक है,
इसी में जो ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, वहां पर उसकी जो ढलान है, वहां पर कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पश्चिमी घाट पर्वत ये पूरा है, तो इसकी जो ढलान है, इसकी ढाल पर इसको अलग कर दीजिएगा, ये तो इसका एरिया है। इसकी ढाल पर जो वृक्ष मिलते हैं, कम ऊंचाई वाले ढाल जो होते हैं वहां पर मिलते हैं, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति वो होती है। यहां पर जो हम पहाड़ी वनस्पति की बात कर रहे हैं 1500 मीटर की ऊंचाई पे, लेकिन कम ऊंचाई वाले, यहाँ पे ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, कम ऊंचाई है यहाँ पर, तो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलती है। जैसे आर्द्र शीतोष्ण है, ऐसे उपोष्णकटिबंधीय, जैसे अभी हमने कहा था आर्द्र उपोष्ण, तो ये कम ऊंचाई पर कैसी वनस्पति, शीतोष्ण वनस्पति मिलती है। तो ये जो शीतोष्ण वनस्पति है, यहां पर देखिए इसको शीतोष्ण वनस्पति, तो ये जो शीतोष्ण वनस्पति है, इसको एक नाम दिया जाता है। ये भी यही एरिया है, पाली वाला, नीलगिरी वाला, अन्नामलाई, वहां पर इसको नाम, यही एरिया यही इसीलिए याद आ गया। इस तरीके की जो वनस्पति, वहां पे वो वाली जो वनस्पति है, वो मैंने आपको बताया आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति है, लेकिन ये आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति, ये उपोष्ण वनस्पति, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा इसको उपोष्ण वनस्पति। ये कैसी वनस्पति है, वो तो शीतोष्ण हो गई, और ये है उपोष्ण वनस्पति, उपोष्ण वनस्पति। तो इसको कहा जाता है सोलाज। तो आपसे पूछा जाए कि सोलाज कहां, तो अन्नामलाई, पालनी, नीलगिरी और ये पश्चिमी घाट की ढाल पर, कम ऊंचाई वाले ढाल पर जो वनस्पतियां मिलती हैं, जो उपोष्ण वनस्पति होती है। किसमें क्या है, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति है, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति। तो उनको हम क्या कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति को सोलाज कह देते हैं। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखा जाता है, इनको सोलाज कह देते हैं। बात समझ में आई? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का जो एरिया पश्चिमी घाट का है, वहां पर मिल जाएंगे, और साथ में नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय जो वनस्पति है, उनको भी सोलाज कह दिया जाता है। ये वाला एरिया जो है वो, और साथ में ये वाला जो एरिया है वो। अब इस तरीके से आप देखें, ये ढाल वाला एरिया जो है यहां पर, वो उपोष्ण वनस्पति का क्षेत्र है, और ठीक इसी तरीके से यहां पे जो पाई जाएगी वो शीतोष्ण वनस्पति का क्षेत्र है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो सोलाज वन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो दोनों इसमें आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे उपोष्ण भी आ जाएंगे और साथ में यहाँ पे शीतोष्ण भी आ जाएंगे, दोनों मिला के ये सोलाज वनस्पति का विकास हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो ढाल वाली वनस्पति है वो उपोष्ण वन है, और जो यहाँ नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर जो शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है, वो कैसी है, वो उपोष्ण की जगह पे शीतोष्ण है। भाई इतना अंतर है, और दोनों को सोलाज कह देते हैं। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पति ये सोलाज कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट, एक प्रकार और हिमालय क्षेत्र की वनस्पति, और हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों को हम कई भागों में बांट के पढ़ लेंगे। मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे, पूर्वी और पश्चिमी भाग में, लेकिन पूर्वी भाग में थोड़ी सी और जटिलताएं मिलेंगी, और फिर ये हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा, जो क्लास है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां जो इसका प्रकार होगा, ठीक है, हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। ठीक, सोलाज तो आपको समझ में आ गया ना? एक बार मैं और रिपीट कर दूं क्या? ठीक इसी तरीके की वनस्पति जो हमने यहां पर आपको बताया, 10 सेकेंड, आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति जो अन्नामलाई, पालनी और नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है, इसको शीतोष्ण आप कह रहे हैं। ठीक ऐसे ही पश्चिमी ढाल पर, कम ऊंचाई पर उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है जो इनसे मेल खाती है। तो अन्नामलाई, पालनी और नीलगिरी की शीतोष्ण, और यहाँ पे जो उपोष्ण, इन दोनों वनस्पतियों को सोलाज वन कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। अब हिमालय की वनस्पति को हम देखें तो एक भाग इसमें आप इधर लिखिए पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में वर्षा ज्यादा होती है। शुरू में ही हमने कहा
वर्षा का अनुगमन करती है, और दूसरा है पश्चिमी हिमालय। दूसरा क्या है? पश्चिमी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, इन दोनों में वनस्पतियों का पैटर्न वर्षा का जब अनुगमन करेगा तो उस हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से ये परिवर्तित होता रहेगा। पूर्वी क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं वहां पे वर्षा की मात्रा तो ज्यादा है, पूर्वी हिमालय में ज्यादा, और पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होती है ना। पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में शुष्क होता है और ठंडा भी होता है। ऊंचाई उधर आप जैसे से उधर जाएंगे पश्चिम में, हिमालय क्षेत्र में इधर, तो पश्चिम एरिया ये शुष्क भी है और ठंडा भी है। अपेक्षाकृत इधर देखेंगे तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा है, अपेक्षाकृत टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा। ये दिमाग में रखिए। ये पूरी वनस्पति जो पहाड़ी हिमालय वाले क्षेत्र में पाई जा रही है, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पर्वतीय वनस्पति की हम बात करने जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो जब सबसे नीचे से अगर स्टार्ट करें तो जब आप 900 मीटर की ऊंचाई तक आप जाएंगे, ज्यादा ऊंचे आप नहीं जा रहे हैं, 900 मीटर तक की ऊंचाई पे आप जा रहे हैं, तो यहाँ की जो स्थितियां होंगी वो उष्णकटिबंधीय प्रकार की होंगी और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पे मिलेगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर मिलेगा। और जैसे इससे ज्यादा ऊंचाई होगी, अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में जो भी वृक्ष आपने पढ़े थे, साल, शीशम, सागवान, घास, ये मिल जाएगी, संवहनी घास यहाँ पे मिल जाएगी, ये सब यहाँ पर मिल जाएंगे, वही पेड़ यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे 900 से ऊपर आप बढ़े, 900 मीटर, ये पहला प्रकार हो गया। उदाहरण तो आपको याद ही होंगे, वही लिख लीजिए, वही उदाहरण। 900 से लगभग 1300, 1400, 1500 ऐसे क्रॉस करते आप चले जाएंगे, आप जाएंगे 1800 मीटर तक। 1830 मीटर लिखा जाता है, मोटे तौर पर 1800 आप याद रखिए। यहां जैसे पहुंचेंगे तो यहां पर वनस्पतियां जो मिलेंगी वो उपोष्ण प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, उपोष्ण। और उपोष्ण वनस्पति में जैसे ओक है, चेस्टनट है, ये सब मिल जाएंगे। ओक, चेस्टनट, ये सब मिल जाएंगे। 1830 से भी और ऊपर आप जाएंगे, 9 के मल्टीपल में है 9 से फिर 18, 9 दूनी 18, 9 3 फिर 27। तो यहां पर जब आप जाएंगे तो तीसरा जो प्रकार मिलेगा यहां पे देखिए, यानी कि ये 1830 मीटर से ऊपर जाके 9 3 27, 2700, इसको लिखा जाता है 2740 मीटर। यहां से 2740 मीटर की ऊंचाई तक आप जाएंगे तो ये जो वनस्पति होगी, इतनी हाइट पे जो मिलेगी, उस वनस्पति को शीतोष्ण वनस्पति कहेंगे। कैसी वनस्पति है? शीतोष्ण। शीतोष्ण। और शीतोष्ण वनस्पति जो होगी वो कैसी वनस्पति होगी? कौन कौन सी? इसमें ओक है, बर्च है, इसमें आपको एल्डर मिल जाएगा, ओक, मैपल, एल्डर, बर्च, ये सब मिल जाएंगे इसमें। ठीक है ना। मैग्नीलिया यहां पर मिल जाएगा, ये शीतोष्ण, अभी हमने आपको बताया था ना, मैग्नीलिया इसमें मिल जाएगा। फिर इससे ऊपर जाइए, 2740 से ऊपर बढ़िए और 936 पे चले जाइए। 2740 से शुरू करिए, 2740 मीटर से, और 9 चौक कितना हो गया? 36, 3660 मीटर कहा जाता है इसको, 3660 मीटर। इस ऊंचाई पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर शीत शीतोष्ण, ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, तो शीत शीतोष्ण वनस्पति यहां पर मिल जाएगी। और शीत शीतोष्ण जो वनस्पति होगी, इसमें चीड़, स्प्रूस, देवदार, नुकीली पत्ती वाले, ये कैसे होते हैं? वर्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है, नुकीली पत्ती इनकी होती है। देवदार यहाँ पर मिलेगा, है ना। यहाँ पर देवदार के साथ में आपको चीड़ मिल जाएगा, स्प्रूस मिल जाएगा, स्प्रूस, चीड़ जैसी वनस्पति ये मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? शंकुधारी वनों की जो पेटी आपने पढ़ी थी, ये नुकीली जो होती है वो कैसी होती है? शंकुधारी। तो शंकुधारी जो वन पाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक। और ऊपर जाएंगे 3600 से, फिर और ऊपर जाइए 3660 से, ये पांचवा प्रकार हो गया। 3660 मीटर से लेके 9 × 5 = 45, 47, 4800 आप चले जाइए। लगभग ये माना जाता है, 1 मिनट,
ये आपका होता है 4876, 4876 मीटर की ऊंचाई पे चले जाइए। जब और ऊपर जाएंगे तो अब अल्पाइन वनस्पत मिलने लगेगी, ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर कम होता चला जा रहा है, तो यहां पर जो वनस्पत मिलेगी वो अल्पाइन वनस्पत मिलेगी। और इस वनस्पत के जो वृक्ष मुख्य रूप से होंगे, जूनिफर पाया जाएगा, सिल्वर फर पाया जाएगा। दो फर, एक जूनिफर और एक यहां पर मिलेगा सिल्वर फर, ये दो यहां पर ये वनस्पतियां हो जाएंगी, अल्पाइन किस्म की वनस्पत मिलेगी। और ऊपर जाइए 4876 से भी ऊपर चले जाएंगे, 5100 तक जाएंगे, उसके बाद वनस्पति ही मिलना बंद हो जाएगी। अब छोटी छोटी झाड़ियां मिलने लगेंगी, काई जमना शुरू हो जाएगी, घास मिलेगी, है ना, फूल वाले कुछ वृक्ष मिलेंगे, है ना। ग्रीस वृत्त में घास वहां पे रहेगी तो आसपास के जो लोग होंगे, गांव होंगे, वहां पे चारागाह का विकास हो जाएगा, गैया चराने आएंगे, ठीक है। तो ऊपर की जो वनस्पति होगी, अब यहां पर जब 4876 से ऊपर आप जाएंगे, 4876 से आप चले जाएंगे लगभग 5100 मीटर तक, तो यहां पर जो वनस्पति मिलेगी वो टुंड्रा वनस्पति होगी। कैसी वनस्पति होगी? टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति का विकास हो जाएगा। और टुंड्रा वनस्पति क्या वहां पे पाई जाएगी? झाड़ियों वाला क्षेत्र ये होता है, छोटे छोटे फूल के आपको पौधे मिलेंगे, बस फूल मिल जाएगा, यहाँ पे झाड़ी आपको मिल जाएगी, काई प्रकार का से जमना वहां पे शुरू हो जाएगा, छोटे बड़े घास वास भी कभी कभी उगाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो घास वास भी मिल जाएगी। तो पूर्वी हिमालय में इस तरीके का विकास आपको मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर आप पश्चिम में जाएंगे, जो हमने आपको यहाँ पे बताया था, दो भागों में हमने बांटा था, तो पश्चिम वाला एरिया हम देखते हैं, ये वाला, इसको इधर ले आते हैं थोड़ा सा, जिससे कि हमारे पास जगह हो जाए। तो पश्चिम वाला हम देख लेते हैं, ठीक। ये पश्चिमी हिमालय में बहुत जटिलता नहीं है। पश्चिमी हिमालय में मैंने आपको क्या बताया कि पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय की तुलना में जो रेनफॉल होगा, रेनफॉल पूर्वी हिमालय की तुलना में यहां पे कम होगा, ठीक है। यहां पे रेनफॉल कम होगा, ये और टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर जो होगा वो भी यहां पे पूर्वी हिमालय की तुलना में कम होगा। तो यहां पे पूर्वी हिमालय की तुलना में बहुत कम, थोड़ी बहुत मात्रा में वनस्पति पाई जाएगी, ज्यादा नहीं पाई जाएगी। यहां पे वनस्पति का विकास अपेक्षाकृत कम होगा, अपेक्षाकृत बहुत कम होगा। आप कह सकते हैं अपेक्षाकृत यहां पर बहुत कम विकास होगा। बात समझ में आ गई? पूर्वी हिमालय में जो वृक्ष पाए जाते थे वो अपनी उनकी सत्ता थी, कई प्रकार के वृक्ष आपको मिले हैं। यहाँ पे परजीवी पौधे मिलेंगे, फर्न नहीं मिलेंगे। तो मतलब इस तरीके परजीवी पौधे, फर्न, ये सब आप अगर सोचे कि यहाँ पे विकास होगा तो ये नहीं मिलेंगे, परजीवी पौधे नहीं मिलेंगे यहाँ पे, है ना। पूर्वी हिमालय की तुलना में यहाँ पे बहुत कम, थोड़ी बहुत मात्रा में बस वनस्पति पाई जाएगी, ठीक है, बहुत कम। लेकिन ये जो वनस्पतियां मिलेंगी, क्योंकि ये पहाड़ी वनस्पति होगी, हिमालय की वनस्पति होगी, तो उनका जो भी वनस्पति मिलेगी, उनका जो अगर टाइप की बात की जाए, टाइप क्या होगा? तो ईस्ट हिमालय की तरह ही होगा, ईस्ट हिमालय की तरह ही होगी ये। लेकिन ये अपेक्षा बहुत कम मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत मात्रा में ये मिल जाएगी। तो ये वनस्पतियां हमने पूरी देख ली, आप इसको तैयार करिए अच्छे से। अब अगला इसमें होता है चैप्टर पर्यावरण। लेकिन पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं, डील किया है, तो उसको यहाँ पे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में जो अगला हमारा होगा वो टारगेट होगा यहाँ के एग्रीकल्चर को पढ़ने का, कि भारत की जो कृषि है उसको सही से हम पढ़ लें, ठीक है। तो यहाँ की कृषि को हम पढ़ेंगे, तो उसमें सिंचाई प्रणाली और सारी चीजें जो आएंगी उसको तो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये चीजें ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण एक चैप्टर होता है, लेकिन क्योंकि हम पर्यावरण वाले उसमें सही से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अलग से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।